तो भाई आज हम लोग अटेम्प्ट करेंगे अक्टूबर नवंबर 25 पेपर 11। जरा देखिएगा क्या कह रहा है। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। भाई नॉर्मेटिव स्टेटमेंट जो होता है वो ओपिनियन होता है। ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि आपके ओपिनियन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर चीप टू कलेक्ट। बेटा ये फैक्ट होता है क्योंकि आपने सीधा सीधा गुड्स पे लगाया और वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टैक्सेस ऑन इनकम। ये तो स्टेटमेंट ही गलत है ना ये नॉर्मेटिव है ना ये पॉजिटिव है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर अनफेयर। भाई मेरे लिए अनफेयर होगा, क्या पता आपके लिए फेयर हो। तो ये तो हमारा ओपिनियन के बेसिस पे कहानी आ चुकी है। अच्छा, और लास्ट क्या लिखा हुआ है। लास्ट आपके पास लिखा हुआ है इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज इन इक्वालिटी। ये फैक्ट है, ये ओपिनियन नहीं होता, तो आंसर इज सी। A country with market economy changes into a mixed economy. When is this change likely to achieve the largest improvement in resource allocation? हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो बेटा एक तरफ जीनी कोफिशिएंट है और एक तरफ नंबर ऑफ डीमेरिट गुड्स हैं। नंबर ऑफ डीमेरिट गुड्स जाहिर है अगर कम होंगे तो आपकी सोसाइटी में सॉरी कहता है कि अच्छा इंप्रूवमेंट रिसोर्स एलोकेशन में इंप्रूवमेंट करने जा रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास पहला कहता है जी कि जीनी कोफिशिएंट और नंबर ऑफ डीमेरिट गुड्स। तो भाई जीनी कोफिशिएंट हमारे पास क्या होना चाहिए अगर हम लोग 0.4 के करीब होंगे। अगर हम लोग 0.4 के करीब होंगे तो ये हमारे पास फायदा होगा क्योंकि हमारी इनकम इक्वालिटी जो है वो हमारी बेहतर हो रही है। ठीक है। एक सेकंड रुके, कौन सा ही है ये। एक सेकंड रुकिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा देखिएगा। अ कंट्री विद अ मार्केट इकोनॉमी चेंजेस टू मिक्स्ड इकोनॉमी। व्हेन इज दिस चेंज लाइकली टू अचीव द लार्जेस्ट इंप्रूवमेंट इन रिसोर्स एलोकेशन। अच्छा, हम लोग जो हैं वो फ्री मार्केट इकोनॉमी से मिक्स्ड इकोनॉमी में जा चुके हैं जहां पर अब हमारे पास गवर्नमेंट भी आना शुरू हो गई है। पहले हमारे पास गवर्नमेंट नहीं होती थी। तो व्हेन इज दिस चेंज लाइकली टू अचीव द लार्जेस्ट इंप्रूवमेंट इन रिसोर्स एलोकेशन। यानी कि जब गवर्नमेंट आपके पास मिक्स्ड इकोनॉमी में आना शुरू होती है तो गवर्नमेंट मार्केट में इंटरफेयर करती है। गवर्नमेंट जो है वो मार्केट में आके अपनी पॉलिसीज लगाती है और गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ों को सीधा करने की कोशिश करती है। अगर तो हमारे पास जीनी कोफिशिएंट कम होगा यानी कि 0.123 इसके करीब होगा तो गवर्नमेंट को मार्केट में इंटरवीन करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर हमारे पास डीमेरिट गुड्स कम होंगे, फ्यू होंगे, तब भी गवर्नमेंट को मार्केट में इंटरवीन करने की जरूरत नहीं होती। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती कब है। जब ये चीजें ज्यादा हो, यानी कि जब आपके पास इनइक्वालिटी ऑफ इनकम ज्यादा हो और जब आपके पास डीमेरिट गुड जो है वो ज्यादा हो, तभी तो गवर्नमेंट मार्केट में इंटरवीन कर रही है ना। अगर तो ये चीजें हमारे पास होती तो गवर्नमेंट को तो मार्केट में आने की जरूरत होती ही नहीं। तब तो मिक्स्ड इकोनॉमी हमें बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तब तो फ्री मार्केट में ही सारा काम हो जाता। समझे। तो इसका करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइएगा। The diagram shows PPC for an economy that produces capital good and consumer good. Why is the production possibility curve drawn concave to the origin? इसका पेड़ बाहर की तरफ क्यों निकला हुआ होता है। तो पहला ऑप्शन वो आपसे कहता है कैपिटल गुड्स आर अ मोर लेबर इंटेंसिव आउटपुट देन कंज्यूमर गुड। देखो ये कोई जो है ना इंडिकेशन ये हमारे पास पीपीसी में नहीं है कि क्या जो कैपिटल गुड है वो ज्यादा लेबर इंटेंसिव होता है या क्या, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंज्यूमर्स ऑलवेज सीक टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंजम्पशन। बेटा ये कंजम्पशन के हिसाब से तो कर्व बनता ही नहीं है, ये तो प्रोड्यूसर के हिसाब से बनता है, रिसोर्सेज के हिसाब से बनता है। Profit maximization of firms always ensure efficiency in production. Not necessary. Some resources are more efficient in production of some goods than other. यानी कि यहां पर वो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट की बात कर रहे हैं या फिर इमोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या बन जाएगा, डी। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड। पब्लिक गुड क्या क्या होता है। नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरस। जहां पर ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स मीट हो गई वहां पर वो पब्लिक गुड बन जाएगा। अ फेरी दैट टेक्स मेंबर्स ऑफ द पब्लिक अक्रॉस अ रिवर। बेटे यहाँ पे एक्सक्लूडेबल बिहेवियर आ रहा है, राइवलरस बिहेवियर आ रहा है, तो ये करेक्ट आंसर आपका नहीं होगा। ठीक है, राइवलरस बिहेवियर आता है।
अ फिश फार्म दैट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, भाई यहाँ पर भी हमारे पास राइवलरस बिहेवियर आ रहा है। गवर्नमेंट ओन कर रही है, भले गवर्नमेंट ओन कर रही है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी हो रही है, हमें तो ये देखना है ना भाई। अच्छा, अ फिशिंग बोट दैट इज ओन्ड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ अ विलेज, तो ये तो प्राइवेट के हाथ में आ गया ना। एक फिशिंग बोट है जो कि हर गांव वाले के पास है। अ लाइट हाउस दैट वॉर्न्स बोट्स ऑफ डेंजरस रॉक्स, भाई इसके अंदर ना आपके पास नॉन एक्सक्लूडेबल बिहेवियर है, ना ही नॉन ड्राइवलरस बिहेवियर है, क्योंकि ये हर कश्ती को रास्ता दिखा रही है। और जब वो हर कश्ती को रास्ता दिखा रही है, रिगार्डलेस कि उसने टैक्स पे किया हुआ है कि नहीं पे किया हुआ, तो यहाँ पर ये कहानी हमारे पास चल रही है। विच मैरिड गुड इज लाइकली टू बी अंडर कंज्यूम द मोस्ट, कौन सा आपके पास मैरिड गुड अंडर कंज्यूम होगा जिसमें ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स आनी चाहिए। इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन अमंग कंज्यूमर, यस, ये होनी चाहिए। तो यहां पर हमारे पास मार्केट फेलियर होगा। सब्सिडीज रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर, देखो अगर तो सब्सिडीज मिल गई ना, तो चीजें बेहतर होना शुरू हो जाती, हमें उसको और खराब करना है, तो सब्सिडीज ना हो। आंसर क्या बनेगा, बी। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई बराबर होते हैं। सिंपल सी बात है, इसको मेरे ख्याल में इतना टाइम लगाने की जरूरत तो है नहीं इसमें। The curve in the diagram shows relationship between price and quantity of a product. What has not, it has not been given a label. What is an accurate description of the curve? ये कौन सा वाला कर्व है, ये कौन सा वाला कर्व है भाई, ये परफेक्टली इनइलास्टिक है। और परफेक्टली इनइलास्टिक, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 7 का बी। Which statement is true if the YED of demand for a good has a value negative 0.2? बेटा अगर YED आपका नेगेटिव है, इसका मतलब है कौन सा गुड चल रहा है, इंफीरियर। अगर तो YED नेगेटिव है तो इंफीरियर गुड चल रहा है, ठीक है। When income rises less of the good is bought, yes, ये इंफीरियर की डेफिनेशन है। When income rises more of the good is bought, ये नॉर्मल की डेफिनेशन है। When price fall, when price rises, YED का प्राइस से कोई लेना देना होता ही नहीं है, तो आंसर क्या बना, ए। The table shows the price of a good and total expenditure on the good during specific period when the market is in equilibrium. What can be deduced from the table? आपके पास पीरियड्स गिवन है और आपके पास प्राइस और एक्सपेंडिचर गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, पहला वो कहता है द गुड हैज अ कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो प्रोडक्शन के हिसाब से होती है ना, यहाँ पर तो हमें प्राइस और खर्चा दिया हुआ है, तो प्रोडक्शन का तो कोई लेना देना यहाँ पर है ही नहीं। द गुड इज एन इंफीरियर गुड, भाई हमारे पास प्राइस गिवन है, और इंफीरियर गुड का पता चलता है फ्रॉम इनकम, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे लिए इररेलेवेंट है। द पीईडी इज इक्वल्स टू 1, और दूसरा लिखा हुआ है द पीईएस इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब पीईडी इक्वल्स टू 1 किस तरह पता चलता, इस टेबल के हिसाब से। देखो वैसे तो ये पीईडी इक्वल्स टू 1 नहीं है, लेकिन सवाल ये कि सर अगर तो ये इक्वल्स टू 1 होता तो कैसे पता चलता। बेटा अगर तो पीईडी इक्वल्स टू 1 होता ना, तो आपका एक्सपेंडिचर थ्रू आउट सेम चलता। यानी कि अगर यहाँ पर 96 है तो यहाँ पर भी 96 आता है, यहाँ पर भी 96, यहाँ पर भी 96, यहाँ पर भी 96, ठीक है। क्योंकि यूनिट जो इक्वल्स टू 1 है या यूनिटरी इलास्टिक है, उसमें रेवेन्यू हमेशा सेम रहता है। सही है, रेवेन्यू हमेशा सेम रहता है, चेंज नहीं होता। आंसर है डी, द पीईएस इज इक्वल्स टू 0। सर हमें कैसे पता चला, बेटा इक्वल्स टू 0 का मतलब पीईएस का कि आपका आउटपुट जो है वो सेम रहेगा, आपकी क्वांटिटी जो है वो हमेशा सेम रहेगी, क्वांटिटी पे कोई चेंज नहीं आ रहा। कैसे, अब यहां पे निकाल लेते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, ठीक है। तो मुझे अब यहां पर क्वांटिटी चेक करनी है, कैसे निकलेगी, 96,000 डिवाइडेड बाय 12, तो ये होती है हमारे पास मेरे ख्याल में 80, 80 होती है, शायद 800 होती है, एक सेकंड रुको। 8,000 होती है, ठीक है। 40,000 डिवाइडेड बाय 5 कितनी हो गई, ये भी 8,000 हो गई। ये भी कितनी हो रही है, 64 डिवाइड बाय 8, 8,000 हो गई। यहां पर भी कितनी आ रही है, 8,000 आ रही है। यहां पर भी कितनी आ रही है, 8,000 आ रही है। यानी कि आपका क्वांटिटी प्रोड्यूस थ्रू आउट सेम चल रहा है,
और जब थ्रू आउट सेम चल रहा होता है तो वो किस कर्व की बात करता है, वो इस सप्लाई कर्व की आपसे बात कर रहा होता है। तो आंसर क्या बना इसका? डी। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोविजन, डायरेक्ट प्रोविजन बाय गवर्नमेंट? क्या चीज भाई डायरेक्ट प्रोविजन की कैटेगरी के अंदर आती है? A government introduces subsidy on renewable fuels to help the environment। बेटे सब्सिडी गवर्नमेंट की डायरेक्ट प्रोविजन का पार्ट नहीं है। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अ यूनिट टैक्स ऑन सिगरेट टू डिस्करेज कंजम्पशन। भाई अगर टैक्स लग रहे हैं, टैक्स भी गवर्नमेंट की डायरेक्ट प्रोविजन का पार्ट नहीं है। गवर्नमेंट सेट्स मैक्सिमम रेंट ऑन हाउसिंग टू प्रोटेक्ट टेनेंट्स। ये मैक्सिमम प्राइस की कैटेगरी के अंदर आता है, प्रोविजन नहीं होती। द गवर्नमेंट टेक्स ओवर अ प्राइवेट लाइब्रेरी टू इम्प्रूव लोकल सर्विसेज। तो वो लोकल बंदों को सर्विसेज देने के लिए एक प्राइवेट लाइब्रेरी को पब्लिक में कन्वर्ट कर रही है। ये जो है आपके पास एक डायरेक्ट प्रोविजन की एग्जांपल आती है। The graph shows total economic welfare derived by citizens from a government's expenditure on health and education. If the government has 60 billion of its budget to allocate between health and education services, which allocation will give its citizens the highest level of welfare? कहता है कि मैं 60 बिलियन को किस तरह से डिवाइड करूं। बेटे सब्सिडी प्रोविजन तो गवर्नमेंट की तरफ से एक बेनिफिट होता है, वो स्टेट प्रोविजन नहीं है। क्या सब्सिडी लोगों को मिल रही है? सब्सिडी तो प्रोड्यूसर्स को मिल रही है ना। तो वो आपसे बोलता है कि मैं 60 बिलियन को कैसे एलोकेट करूं बिटवीन हेल्थ एंड एजुकेशन, के लोगों का सबका वेलफेयर मैक्सिमाइज हो जाए। कहता है जी कि हम लोग एक काम ये करते हैं, हेल्थ को जीरो देते हैं। हेल्थ आपका देखो ज्यादा है और एजुकेशन कम है। कहता है हेल्थ को जीरो कर दो और एजुकेशन को 60 कर दो। तो अब ये देखो, आपका हेल्थ तो जीरो चल रहा है, सिर्फ एजुकेशन बढ़ रही है। तो इससे सिर्फ ये काम करने से आपका जो ओवरऑल वेलबींग है ये इंप्रूव नहीं होगी। बी कहता है हेल्थ को आप 20 मिलियन दो, ठीक है, और एजुकेशन को 40 मिलियन दो। अब देखो बात सीधी सी यहां पर यह है कि हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो आपका इकोनॉमिक वेलफेयर भी बढ़ेगा। तो यहां पर तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर तो ये ना कि हम हेल्थ को ज्यादा दें, एजुकेशन को कम दें, क्योंकि एजुकेशन कंपैरेटिवली कम है। बोलता है आप हेल्थ को 40 दो और आप एजुकेशन को 20 दो। तो अगर आप ये देखें, अगर आप इस तरह से काम कर रहे हैं तो आप हेल्थ के भी पीक के पास हो और आप एजुकेशन के भी पीक पॉइंट के पास हो। तो यहां पर आपकी सोसाइटी को बेस्ट तरीके से फायदा मिल रहा होगा। और लास्ट कहता है भाई हेल्थ को आप जीरो कर दें, सॉरी हेल्थ को आप 60 दे दें और एजुकेशन को आप जीरो कर दें। लेकिन देखो अगर मैं हेल्थ को 60 दूंगा तो वो तो डिक्लाइन होना शुरू हो गया ना, तो ये मेरे लिए नुकसान हो जाएगा। तो मेरे लिए करेक्ट आंसर क्या बना? सी बन रहा है। गवर्नमेंट गिव सब्सिडी टू अ प्रोड्यूसर ऑफ अ प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द लाइकली इफेक्ट ऑफ दिस? भाई सब्सिडी मिलने से क्या होता है? सब्सिडी मिलने से किस पे अफेक्ट आता है? सप्लाई पे, सप्लाई बढ़ती है। और प्राइस पे क्या अफेक्ट आता है? प्राइस फॉल आती है। तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा? वेल्थ में क्या चीज आती है इन चारों में से? जल्दी से बता दें, वेल्थ में क्या चीज आएगी? वेल्थ में क्या चीज आती है? क्योंकि ये भी इनकम है, ये भी इनकम है, ये भी इनकम है। वेल्थ में आता है आपके पास डी, जो कि आपकी सेविंग होती है, ठीक है। 14 पे आइएगा। वाई माइट अ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ मिनिमम प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट? भाई गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस क्यों लगाती है? मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर फार्मर वगैरह इनकी इनकम को, प्रोड्यूसर की इनकम को सपोर्ट करने के लिए हम लोग ये काम कर रहे होते हैं। तो डी आंसर है। भाई इनडायरेक्ट टैक्सेस लग गए, कंज्यूमर सरप्लस पे क्या इफेक्ट आ रहा है? व्हाट इज द चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस? देखो भाई, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगने से पहले ये आपका कंज्यूमर सरप्लस था। इनडायरेक्ट टैक्सेस लगने से पहले ये आपका कंज्यूमर सरप्लस था पूरा, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगने के बाद, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगने के बाद ये वाला पोर्शन जो है ये आपका कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। तो कितना पोर्शन बच गया? ये वाला पोर्शन, डब्ल्यू, वी, वाई और जेड। तो आंसर इसका क्या बनना है 15 का? सी। अच्छा अब ये देखो, उसने आपको क्या बोला? उसने आपको बोला हुआ है कि भाई मुझे जो है ना, आप
जीडीपी निकाल दें एट बेसिक प्राइस। देखो जीडीपी एट बेस प्राइस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है आपके पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या है भाई? जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो भाई जीडीपी एट मार्केट प्राइस है 600 माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस 50। क्या अमाउंट आ गई आपके पास? 550। तो 16 का आंसर क्या बन जाएगा आपके पास? बी बन जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा भाई, कहता है कि यार हमारे पास जीडीपी गिवन है दो। ईयर वन में कितना था? 1000 बिलियन। और ईयर टू में हो गया 1100 बिलियन। ओवर द सेम पीरियड द जनरल प्राइस लेवल रोज बाय 5%। व्हाट हैपेंड टू द रियल जीडीपी? अच्छा, ये है आपका नॉमिनल जीडीपी। पहले 1000 था, अब 1100 हो गया। यानी कि कितने परसेंट से आपका जीडीपी बढ़ रहा है? आपका जीडीपी 10% से बढ़ रहा है। ठीक है, आपका जीडीपी 10% से बढ़ रहा है, और आपकी प्राइस कितने से बढ़ रही है? 5% से। तो आपको नेट में कितने का फायदा हो गया? 5% का। तो आपका रियल जीडीपी जो है वो 5% से इंक्रीज हो रहा है। तो आंसर 17 का क्या बनेगा भाई? सी। 18 बताएं, बहुत घटिया सवाल है। 18 बताओ। कंप्यूटर्स जो आपके कैपिटल को इम्प्रूव करते हैं, वो कंप्यूटर्स होते हैं जो आपके क्लासरूम वगैरह को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, 18 का ए है भाई, बी कहाँ से हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। 19 कहता है कि व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ फिस्कल पॉलिसी एम्ड एट इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी आपने लगानी है। तो यानी कि आपको टैक्सेस कम करने पड़ेंगे और गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। तो कहाँ पर हो रहा है ये काम? 19 में। इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर बाय फर्म ऑन स्किल एंड ट्रेनिंग। बेटे ये बाय फर्म्स ना, ये फर्म्स कर रही हैं, और दूसरी बात ये सप्लाई साइड। इंक्रीजिंग कमर्शियल बैंक लेंडिंग, ये मॉनेटरी पॉलिसी है। रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इनकम टैक्स, यस। रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी है। आंसर क्या बन जाएगा आपके पास? सी। द एग्रीगेट डिमांड कर्व इन इकोनॉमी शिफ्ट टू द राइट। भाई एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, क्या हुआ होगा? अ डिक्रीज इन एक्सचेंज रेट। बेटे एक्सचेंज रेट आपके पास जब डिक्रीज होता है, तो मैंने आपको इसके दो अफेक्ट पढ़ाए थे। आपको दो अफेक्ट पढ़ाए थे, या तो वो आपको फायदा देगा या तो वो आपको नुकसान देगा। शॉर्ट रन में आपको नुकसान देगा, लॉन्ग रन में आपको फायदा देगा ना। यही चीज हम लोगों ने बताई थी। ठीक है, तो अब वो कहता है कि आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रही है, यानी कि वो पीछे की तरफ आ रही है। यानी कि एग्रीगेट डिमांड आपकी रिड्यूस हो रही है। अगर तो आपका एक्सचेंज रेट डिक्रीज होता है, तो इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए कि आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ने चाहिए और आपके इंपोर्ट्स कम होने चाहिए। इससे आपका एडी बढ़ेगा, हमें एडी को कम करना है। और डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इससे हमारे पास सेविंग कम होती है, स्पेंडिंग बढ़ती है, बोरोइंग बढ़ती है, तो इससे भी एडी बढ़ेगा। एंड इंक्रीज इन बजट डेफिसिट, यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज मोर देन टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज मोर देन टैक्स रेवेन्यू, तो इससे भी एडी बढ़ता है, कम नहीं होता। एंड इंक्रीज इन करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब यह है कि आपके इंपोर्ट ज्यादा हैं और आपके एक्सपोर्ट्स कम है। तो जब इंपोर्ट ज्यादा होंगे और एक्सपोर्ट्स कम होंगे, तब जाके आपका एग्रीगेट डिमांड फॉल होना शुरू हो जाएगा। 21, the diagram shows the AD and AS curve for a low income country. Oil and gas make up 90% of its export। अच्छा, हम ऑपरेट कर रहे हैं इधर। कहता है कि ये एक लो इनकम कंट्री का कर्व है, जो ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट करने से 90% ऑफ इनकम कमाता है। अब ऑयल एंड गैस जो है ये रॉ मटेरियल है, और हम लोग रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं। What is the most likely new equilibrium point if the worldwide prices of oil and gas rise dramatically? अगर तो ऑयल और गैस महंगा हो जाता है, तो उससे आपके एग्रीगेट डिमांड पर क्या अफेक्ट आएगा? आपका एग्रीगेट डिमांड पे क्या अफेक्ट आएगा? बेटा एग्रीगेट डिमांड आपका बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ऑयल और गैस एक्सपोर्ट करते हो।
और ये इनइलास्टिक इन नेचर है, तो अगर ये प्राइस बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी तो बढ़ेगा। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? C+I+G+X-M। एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ रहा है ना आपका, तो एग्रीगेट डिमांड क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो एग्रीगेट डिमांड किस तरफ शिफ्ट करेगा? समझे? समझे? क्लियर है? व्हाट इज नॉट गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव? क्या चीज गवर्नमेंट की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में नहीं होती? बेटा आपको चार बातें बताई हुई हैं। प्राइस स्टेबिलिटी वो यहाँ पर होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे लिखा हुआ है, लो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या चीज नहीं है? बी। ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं होता। बट सर प्राइस इंक्रीज से डिमांड डिक्रीज नहीं होती बेटा। आप रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, आपकी डिमांड इनलास्टिक है। अगर पैनाडोल या मेडिसिन कोई महंगी हो जाएगी तो आप खाना छोड़ देंगी मेडिसिन? तो फिर ऑयल भी तो रॉ मटेरियल है ना, नेसेसिटी गुड है। अ सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस इंटरेस्ट रेट टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। ये पॉलिसी कब फायदेमंद होगी? सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस इंक्रीज कर दिया, यानी कि ये लगा रहा है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो भाई अगर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगा रहे हैं तो हम लोग क्यों लगा रहे हैं भाई? व्हेन हाउस होल्ड स्पेंडिंग इज इनइलास्टिक इन रिस्पॉन्स टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस। कहता है कि यार हाउस होल्ड की जो स्पेंडिंग है वो इनइलास्टिक है। तो अगर तो हाउस होल्ड की स्पेंडिंग इनइलास्टिक हुई तो मैं तो इंटरेस्ट रेट से कभी भी इन्फ्लुएंस होऊंगा ही नहीं। मुझे तो फिर कुछ लेना देना नहीं है ना कि इंटरेस्ट क्या चल रहा है। अगर मैंने लाख रुपए खर्चे के लिए रखे हुए हैं तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा इंटरेस्ट क्या चल रहा है, मैं तो वो लाख रुपए स्पेंड करूंगा। यानी कि एट दिस पॉइंट माय खर्चा इज इंटरेस्ट इन इलास्टिक। तो हम लोग उससे रिस्पॉन्ड नहीं हो पाएंगे। When the country has a floating exchange rate that appreciates, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उससे करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, एप्रिसिएट होती है। ये करेक्ट आंसर हो सकता है आपका। When the government has increased budget deficit, भाई बजट डेफिसिट अगर बढ़ा दिया तो टैक्सेस बढ़ाओ ना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करो, इंटरेस्ट रेट से के साथ क्यों खेल रहे हो? When trade union demands higher wages to protect the living standard of their members, तो भाई ये तो सप्लाई साइड के साथ लिंक हो रहा है, मॉनेटरी के साथ थोड़ी लिंक हो रहा है। आंसर इज बी। A government reduces its expenditure on workplace training, increases the level of indirect taxes, and reduces the interest rate it pays to the government debt. Why would these government macroeconomic policies be categorized? यानी कि मुझे ये बताना है कौन सा कॉन्ट्रैक्शनरी है कौन सा एक्सपेंशनरी है। अच्छा अब देखो, गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग के ऊपर अपना खर्चा बढ़ा दिया। तो जब गवर्नमेंट ट्रेनिंग के ऊपर अपना खर्चा बढ़ा रही है, पहला काम ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। और ये आगे देखते हैं, इंक्रीज द लेवल ऑफ इनडायरेक्ट, अच्छा रिड्यूस कर रही है, सॉरी, हाँ रिड्यूस कर रही है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो रही है, यानी कि फिस्कल जो है वो हमारे पास ओवरऑल वो भी कम लग रही है, सप्लाई साइड भी हमारे पास कम लग रही है। इंक्रीज द लेवल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो फिस्कल जो है ये भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्शनरी आ गई। रिड्यूसेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट डेट, तो जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी हमारे पास लग रही है। तो मॉनेटरी बेटे एक्सपेंशनरी है, फिस्कल हमारे पास कॉन्ट्रैक्शनरी है, और गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग प्रोग्राम कम कर दिया, यानी कि सप्लाई साइड भी हमारे पास कम हो रही है। आंसर क्या बन जाएगा 24 का? ए बन जाएगा। The government of a country reduces its budget deficit by cutting government spending. At the same time, the central bank raises interest rate. इससे क्या होगा भाई? यहाँ पे देख लेते हैं, ये एडी आ गया, ये आपका एएस आ गया। ठीक है, ये आपके पास हिसाब किताब चल रहा है। कहता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर दी। तो जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग हमारे पास कम होगी तो उससे हमारा एग्रीगेट डिमांड फॉल होगा। एट द सेम टाइम सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया, यानी कि मॉनेटरी जो है वो भी हमारे पास जो है क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी वाली लग रही है। यानी कि दोनों सूरतों में
दोनों सूरतों में हमारा जो क्या कहते हैं एग्रीगेट डिमांड है वो फॉल होने की तरफ जा रहा है। व्हेन माइट दिस कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज बी यूज्ड? अच्छा, अब ये देखो हमारे पास यहाँ पे क्या चल रहा है, एडी हमारा पीछे आ रहा है। कहता है ये वाली पॉलिसी हम किस सूरत में इस्तेमाल करेंगे? ये वाली पॉलिसी हम उस सूरत में इस्तेमाल करेंगे जहां पर इन्फ्लेशन काफी ज्यादा होगा, यानी कि महंगाई ज्यादा है, तभी तो हम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगा रहे हैं। आंसर आपका ए या बी में से एक है। अब सवाल ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर क्या हो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होनी चाहिए जब मैं ये पॉलिसी लगा रहा हूं? बेटा अनएम्प्लॉयमेंट रेट उस टाइम पे आपके पास लो होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऑलरेडी हाई अनएम्प्लॉयमेंट पे ये वाली पॉलिसीज लगाऊंगा तो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगी, बेरोजगारी और बढ़ जाएगी, परेशानियां और बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो मुझे ये मेक श्योर करना है कि जिस पॉइंट पे मैं ये पॉलिसी लगा रहा हूं उस पॉइंट पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंपैरेटिवली कम हो, लो हो, तभी मुझे किसी ना किसी तरह फायदा होगा, वरना ऐसा फायदा नहीं हो। कहता जी हमारी वैल्यू डेप्रिसिएट हो गई है। करेंसी की वैल्यू डेप्रिसिएट हो गई है। व्हाट वुड बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस डेप्रिसिएशन? कहता है इस डेप्रिसिएशन का क्या मसला आया होगा? देयर वुड बी क्या कहता है, देयर वुड बी अ डिक्रीज इन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, पहली बात तो डेप्रिसिएशन से आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होती। देयर वुड बी अ डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स, गलत भाई, आपकी करेंसी डेप्रिसिएट हो रही है तो आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। देयर वुड बी एन इंक्रीज इन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशनरी प्रेशर, यस, क्योंकि आपको बाहर से रॉ मटेरियल अब महंगा मंगवाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले में महंगा मिल रहा होगा, जिसकी वजह से आपकी सप्लाई फॉल होगी, आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी, यस। देयर वुड बी एन इंक्रीज इन बजट डेफिसिट, डेप्रीसिएशन का बजट डेफिसिट से कोई लेना देना नहीं होता। The terms of trade of a developing country fell from 90 in 2010 to 80 in 2015, assuming the index of its import prices remained constant at 110 between 2 years. What happened to its index of export prices? कहता है जी हमें एक्सपोर्ट प्राइस का इंडेक्स निकालना है, आपके पास 2 सालों के टर्म्स ऑफ ट्रेड गिवन है। 2010 का टर्म्स ऑफ ट्रेड 90 है, आसान होने दे। अच्छा, तो अब आइएगा जरा। कहता है जी आपके पास टर्म्स ऑफ ट्रेड गिवन है 2010 का जो 90 है और 2015 का 80 है, ठीक है। कहता है जी आपके पास इंपोर्ट की प्राइस सेम रही है जो कि 110 थी, इंपोर्ट की प्राइस पे कोई चेंज नहीं आया। कहता है मुझे एक्सपोर्ट प्राइस निकाल के बता दें क्या थी दोनों सालों में, या कितने से चेंज आया। तो 2010 की अगर बात करें तो फॉर्मूला क्या है, टर्म्स ऑफ ट्रेड इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट प्राइस ओवर इंपोर्ट प्राइस, इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस ओवर इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 2010 में टर्म्स ऑफ ट्रेड है 90 इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट प्राइस हमें निकालनी है, इंपोर्ट प्राइस 110 है मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, 90 इंटू 110 डिवाइड बाय 100, ये आ रहा है 99, ठीक है।
और 2015 में किस तरीके से निकलेगा? टर्म्स ऑफ ट्रेड इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट प्राइस ओवर 110 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 80 इंटू 110 डिवाइड बाय, ये आ रहा है 88। टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका कितने से रिड्यूस हो रहा है? 99 था, अब 88 हो गया। 11 से आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड डिक्रीज हो रहा है। व्हाट इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ थियोरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज? भाई इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो कंपैरेटिव एडवांटेज की लिमिटेशंस के अंदर नहीं आता? तो पहला पॉइंट वो आपको लिख के दे रहा है, द मूवमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन द कंट्रीज। दूसरा लिखता है द गवर्नमेंट्स इम्पोजिशन ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। सी कहता है वन कंट्री बीइंग मोर एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। डी कहता है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आउटवेज एनी कंपैरेटिव एडवांटेज। अब अगर आपको कंपैरेटिव एडवांटेज के नुकसानात याद हो तो मैंने आपको बताया था कि टर्म्स ऑफ जो कंपैरेटिव एडवांटेज है ना एक्सचेंज रेट को कंसिडर करता है, ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कंसिडर करता है, ना प्राइसेस को कंसिडर करता है, ना मूवमेंट को और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंसिडर कर रहा है, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग दैट इज स्पेशलाइजेशन। कंपैरेटिव एडवांटेज आपको ये बताता है कि आपको किस प्रोडक्ट में स्पेशलाइज होना चाहिए। तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा इसका? सी। व्हाट वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट? इनकम अर्नड आउटसाइड द कंट्री दैट इज ट्रांसफर्ड इनटू द कंट्री। अच्छा, वो कहता है कि जो हमने बाहर कमाया और हमारे मुल्क वापस आ रहा है, वो चीज आपके करंट अकाउंट के अंदर नहीं आती। गलत। ये चीज करंट अकाउंट में आती है या तो नेट इनकम की सूरत में या तो नेट ट्रांसफर की सूरत में। वैल्यू ऑफ फूड एंड रॉ मटेरियल प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड विद इन द कंट्री। घर के अंदर पाकिस्तान में बैठ के आप स्पेंडिंग कर रहे हैं, तो वो चीज थोड़ी है कि करंट अकाउंट के अंदर। वैल्यू ऑफ फूड एक्सपोर्टेड, ये भी आता है। वैल्यू ऑफ कम्युनिकेशन इंपोर्टेड, ये भी आता है। तो आंसर क्या बनेगा? बी। अ कंट्री हैज करंट अकाउंट डेफिसिट ऑन इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, द गवर्नमेंट आल्सो हैज अ बजट डेफिसिट। कहता है कि एक तो आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट है, दूसरा आप जो है वो बजट डेफिसिट में बैठे हुए हैं। विच मेजर टू रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट विल इंक्रीज बजट डेफिसिट? कहता है कौन सी ऐसी चीज है जिससे हमारा बजट डेफिसिट तो बढ़ेगा बट करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हो जाएगा? तो जरा देख के बताएं कौन सा ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। जी, इसका आंसर होगा डी। क्यों? क्योंकि देखो जब आप सब्सिडीज देते हो, सब्सिडीज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो बढ़ेगी, यानी कि हमारा बजट डेफिसिट बढ़ेगा। लेकिन लोग इंपोर्ट्स को छोड़ के डोमेस्टिक पे जाना शुरू करेंगे, इसका मतलब क्या है कि आपकी इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी। और जब इंपोर्ट्स आपकी कम होंगी तो ये हमारे लिए एक फायदेमंद चीज होगी, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट सही होगा, ब्लड करंट जो बजट डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज डी। खदीजा पूछ रही है कि सर ये हमारे जीडीपी में जाएगा, तो बेटा सवाल में जीडीपी तो नहीं पूछा हुआ ना। सवाल में क्या पूछा हुआ है? करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या चीज करंट अकाउंट में नहीं होता, समझी बात को? तो बेटा अब ये हमारा पेपर था, और पेपर्स आप लोग अटेम्प्ट करो जो पुराने वाले हैं। 25 के पेपर इंशाल्लाह मैं सारा आपको करवा दूंगा। ठीक है, जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज।